मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से, जहां दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होगा। बता दें कि कार्यक्रम शाम करीब 5:15 बजे शुरू होगा और 6:15 बजे तक चलेगा। इस दौरान विजय चौक पर थल, वायु और नौसेना और केंद्रीय पुलिस बल के बैंड्स के 26 परफॉर्मेंस होंगे। इस बार हिंद की सेना और ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे नए धुन को भी शामिल किया गया है। वहीं इसके चलते जनपथ, संसद भवन, राजपथ और इंडिया गेट के आसपास के मार्ग प्रभावित रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कुछ मार्गों को पूरी तरह बंद किया है। आपको ये भी बता दें कि बीटिंग रिट्रीट में पहली बार 1000 ड्रोन का जलवा दिखेगा, जिसमें आजादी के 75 साल पर लेकर शो के जरिए सरकार की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। वहीं इस दौरान पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। तो दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होगा। वहीं हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही है, जहां एक दिन में कोरोना के 4630 नए मामले सामने आए, जबकि 8181 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं एक दिन में कोरोना के चलते 19 लोगों की मौत हुई। बता दें कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 31,988 केस एक्टिव हैं और अब तक 8,95,339 लोगों को कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना का रिकवरी रेट 95.49% पहुंच चुका है। वहीं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 1545 कोरोना के केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 407, पंचकुला में 359, तो सोनीपत में 246, हिसार में 239 केस मिले हैं। इसके अलावा करनाल में 215, अंबाला में 202 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं हरियाणा में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है, जहां एक दिन में 4603 मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना के चलते 19 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 31,988 केस एक्टिव है और अब तक 8,95,339 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना का रिकवरी रेट 95.49% के पार पहुंच गया है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 1545 कोरोना के केस मिले हैं, तो वहीं फरीदाबाद में 407, पंचकुला में 359 मामले सामने आए हैं। सोनीपत में 246, हिसार में 239 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं करनाल में 215, अंबाला में 202 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा के नेतृत्व में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके स्कूल सरकार जल्द खुलवाए। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर ने कहा कि सरकार से पहले भी मांग की थी। सरकार ने 10 से 12 स्कूल खोलने के आदेश तो दिए थे, लेकिन वे चाहते हैं कि स्कूलों को नर्सरी से खोला जाए। तो भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा के नेतृत्व में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके स्कूल सरकार जल्द खुलवाए। साथ ही प्राइवेट स्कूल वेलफेयर ने कहा कि सरकार से पहले भी मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश तो दिए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल चाहते हैं कि स्कूलों को नर्सरी से खोला जाए। तो भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा के नेतृत्व में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आपको बता दें कि यह ज्ञापन उन्होंने को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरे हरियाणा प्रदेश में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की हमारा स्पष्ट वो है। ये तो 5 दिन हमने 1 तारीख सरकार ने हमारी एक छोटी सी मांग माननी है, इसलिए हमने 5 दिन का और उनको टाइम दिया है कि इनको 5 तारीख से 6 तारीख तक खोलने का काम करें। नहीं तो हमें मजबूरी बस, क्योंकि पेरेंट्स का हमारे पास दबाव है। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो लिखित में देने के लिए तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि स्कूल खोलो, हम आपके साथ हैं। तो हरियाणा का पेरेंट्स का विश्वास हमारे ऊपर है, तो उनके विश्वास पे खरा उतरने का काम करेंगे तो स्कूलों को खोलना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। सर क्या मजबूरी है? क्योंकि बार बार सरकार कह रही है, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार ज्यादा है। छोटे बच्चों में अगर किसी को कोई कोरोना, आप सभी जागरूक पत्रकार साथी हैं, कोरोना है तो पूरे देश के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, वो पेरेंट्स के लिए भी है।
जब पेरेंट्स को आपने खुली छूट दे दी, आप मार्केट में जा सकते हैं, पेरेंट्स ने आपको खुली छूट दे दी, कामकाजी है वो अपने काम पे भी जा सकते हैं, क्या वो शाम को अपने घर पे नहीं आते क्या? वो अपने बच्चों से नहीं मिलते क्या? अगर कोरोना है तो वो उनको कैसे आपको? वहीं कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं सिनेमाघरों और विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम भी लागू हुए हैं। साथ ही सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और थिएटर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थानों को भी 1 फरवरी से खोलने के कर दिए गए हैं। तो जहां हरियाणा में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है, तो वहीं कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं सिनेमाघरों और विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम भी लागू हुए हैं। बीजेपी ने पूर्व आईएएस ऑफिसर जगमोहन सिंह राजू को पार्टी में शामिल किया और अमृतसर पूर्वी से चुनावी रणभूमि में उतारे। वहीं जगमोहन सिंह राजू ने कहा कि आज तक पंजाब में राजनीति केवल बदले की होती आई है। जगमोहन ने यह भी कहा, ऐसा क्या कारण है, चुनाव में केवल नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया करते हैं, क्यों नहीं प्रदेश की उन्नति के लिए चुनाव लड़ा जाए। वहीं हर खबर हरियाणा से उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पंजाब में चुनावी पारा जो है वो लगातार सरगर्म होता जा रहा है और आज अमृतसर ईस्ट की हम बात करेंगे, जिसे अमृतसर पूर्वी सीट भी कहा जाता है, जहां पहले बिक्रम सिंह मजीठिया ने ये कहा कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे और श्रोमणी अकाली दल ने उस पर मोहर लगाई। सुखबीर बादल ने कहा आज एक और प्रत्याशी जो कि बीजेपी की तरफ से चुनावी रणभूमि में होंगे। जी हाँ, जगमोहन सिंह राजू हमारे साथ हैं। जगमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। 37 साल तो बाद घर वापसी हुई है, बहुत खुशी की गल है मेरे लिए पर्सनली। जगमोहन जी, आप तमिलनाडु से आते हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं और अभी हाल ही में जैसा कि पता चला है कि आपने वीआरएस लेकर के ये सोचा कि अमृतसर जाएंगे और लोगों के लिए के हितों की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहने वाली है अमृतसर के लोगों के लिए, खास तौर पर आपके विधानसभा क्षेत्र? नहीं, पहला तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैं तमिलनाडु से नहीं हूं, मैं पंजाबी मुंडा हाँ जी। सारी साडी मतलब मापे असी बच्चे सब पंजाब दे हैं, साडी पोस्टिंग तमिलनाडु रही है। और एज फार एज तुहाडा दूजा सवाल है कि भी मुद्दे की रहणगे, मुद्दे तो यही रहणगे कि पंजाब दे विच ਜਿਹੜੀ इंटरनल सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, ड्रग्स है, बेदबी दे इशू है, बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕਣਾ नहीं है। सानू फंडामेंटल इशूज ने एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, बच्चे बाहर जा रहे ने और वो क्यों बाहर जाते ने, उन्होंने स्किल्स है कि नहीं है, गवर्नेंस ठीक है कि नहीं है, थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शिकायतां सुनिया ਜਾਂਦੀਆਂ कि नहीं है, पुलिस चंगा काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये मुद्दे रहेंगे। आपकी जन्मभूमि पंजाब है, कर्म भूमि तमिलनाडु है, जैसा कि आपने कहा, और 50 से अधिक देशों में आप कार्य कर चुके हैं और इतना वाइड एक्सपीरियंस है। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल जो है सिनेरियो वो अलग है आपके इस सारे कार्यकाल में? क्योंकि एक तरफ बिक्रम सिंह मजीठिया हैं तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जो कि 2017 में 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत जिन्होंने दर्ज की थी। तो कंपटीशन टफ नहीं लग रहा? नहीं, तो ताड़ा मतलब है कि जो 40,000 वोट से एक बार जीता हो और काम कुछ ना करे, उसको दोबारा हक है लड़ने का। और जो दूसरा आदमी कह रहा है कि जी मैं पंजाब के लिए अपनी जान दूंगा, काम करूंगा, पेंशन पे ही रहूंगा, 2 साल सर्विस भी छोड़ दूंगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो मुझे कोई अपील नहीं करती। आप क्या डिफरेंशिएट करते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर तमिलनाडु की बात करें, क्योंकि मैं आपकी कर्म भूमि रही है, एजुकेशन सिस्टम की बात करें 90% से ज्यादा वहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, महिलाओं की बात करें 80% से ज्यादा है। पंजाब की बात करते हैं, SC SC या OBC की बात करें तो वो उनका जो परसेंटेज है वो 35 से 40% में वेरी करता है। तो कहाँ नियत और नीति में फर्क है? क्या डिफरेंस लगा? बहुत आपने कहा नियत और नीति में बिल्कुल फर्क है। वहां जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमने काम किया है, उनकी एक द्राविडियन मॉडल जो वेलफेयर का है उस पे 100% कमिटमेंट रहती है, डेवलपमेंट पे कमिटमेंट रहती है, उसमें पर्सनल कमिटमेंट नहीं रहती है। लोगों में इलेक्शन के टाइम कंपटीशन जो होता है वेलफेयर इज्म पे होता है
वो ही चीज पंजाब में मिसिंग है कि यहाँ पे तो पर्सनल चीजों पे होता है, तू कितनी ड्रग लेता है, तू कितना करता है, तू कितना हंसाता है, तू कितना कॉमेडियन है, यही काम होता रहता है यहाँ पे। मुद्दे तो उठाते नहीं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जगमोहन सिंह राजू, और जिनका साफ कहना है कि इस बार 2022 विधानसभा चुनाव ऐसा नहीं रहेगा कि मैं राजनीतिक द्वेष या बदले की भावना से वोट मांगने के लिए जिस प्रकार से नेता आज तक जाते आए हैं, इस बार जो चुनाव है वो अलग तरीके का है 2022 विधानसभा चुनाव, क्योंकि इस बार एजुकेशन की बात हो रही है, इस बार महिला एम्पावरमेंट की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। तो बहरहाल देखना होगा कि अमृतसर ईस्ट, जहां एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू तो दूसरी तरफ बिक्रम सिंह मजीठिया तो तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो अभी अभी राजनीति में आए हैं और आईएएस ऑफिसर हैं, अब ये देखना होगा कि मतदाता अपने मत का प्रयोग किसके पक्ष में करेगा। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, नमस्कार। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कई विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और जानकारी देते हुए बताया कि आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक का निर्माण कार्य 80% से ज्यादा हो चुका है, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ये शहीद स्मारक सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग की ओर से स्थापित किया जा रहा है, जो 22 एकड़ भूमि पर बनेगा। शहीद स्मारक को स्थापित करने के संबंध में इतिहास की पुख्ता वस्तुओं और कहानियों को दिखाने हेतु 1857 से संबंधित इतिहासकारों की एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें वे अपने अपने अध्ययन के अनुसार जो सुझाव देंगे उन्हें स्मारक में कई कलाकृतियों, आर्ट, लाइट एंड साउंड इत्यादि के अध्ययन माध्यम से आगंतुकों के ज्ञान के लिए दर्शाया जाएगा। लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती पर महाराजा अग्रसेन महिला विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सीएम मनोहर लाल ने, राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने शिरकत की और लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से कई भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी राष्ट्रवादी विचारों के कारण ही उन्हें पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब का खिताब दिया गया। साथ ही कहा कि लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़कर भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रदर्शित किया। वहीं यहां तक कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी लाला लाजपत राय से काफी ज्यादा प्रभावित थे। लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्होंने उन्हें नमन किया। हमारे यहाँ कि वो स्टेज पर जोरदार तालियां। वर्ष है आजादी का 75वां वर्ष। हमारे नेतृत्व ने तय किया है इस अमृत महोत्सव वर्ष में इस साल भर के कार्यक्रम हमारे लगातार चलेंगे और इस कार्यक्रम के अंदर इस देश के जितने भी क्रांतिकारी, जिन लोगों ने देश की आजादी में बढ़ चढ़कर अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया, उनके जन्मोत्सव कार्यक्रम को हम इसी प्रकार से हर स्तर पर मनाने का काम करेंगे। अभी 23 तारीख को आपने सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती कार्यक्रम आपने देखे होंगे। आज शहीद आजम पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हैं। वहीं भिवानी में लाला लाजपत राय की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भिवानी पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि लाला जी ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में कमल का फूल खिलेगा और निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी तैयार है। चुनाव की घोषणा होती ही बीजेपी मैदान में दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि देश का मुकुट कश्मीर है और कश्मीर से पीएम मोदी ने धारा 370 हटाई थी। यहां तक कि 3 तलाक पर भी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही लिया था। हमारे देश की आज़ादी देने वाले लाला लाजपत राय जी की 128वीं ना 157 के अवसर पर आज उनको श्रद्धांजलि देने हैं। उनका जो सपना था, जो देश की आज़ादी के लिए उन्होंने लाठियां खाई, देश को आज़ाद दिलाया, उनका सपना ये था कि मेरे देश भारत एक महान बने।
उनके दिखाए हुए रास्ते पर आज देश की 130 करोड़ जनता उनको याद कर रही है। वहीं कैथल के पेहेवा चौक पर इंसाफ की मांग को लेकर एक रेप पीड़िता ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। महिला का आरोप है कि कैथल के नगर परिषद में कार्यरत एक कर्मचारी ने पहले उसके साथ जान पहचान बढ़ाई और फिर एक दिन आरोपी ने घर में घुसकर जबरन उसके साथ रेप किया और अश्लील फोटो ले ली। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने किसी को बताया तो वो फोटो वायरल कर देगा और बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं कि कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने उससे खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए और मामला रफा दफा कर दिया। वहीं सिविल लाइन थाने के एसएचओ वीरबहान ने कहा कि मुकदमा दर्ज हुआ था और दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद महिला की तरफ से एफिडेविट दिया गया था, जिस आधार पर पुलिस ने मुकदमा रद्द कर दिया। जी मेरी कंप्लेंट थी, पहले भी थी, दी थी मैंने, फिर एसपी साहब बोले, एफसी ऑफिस में बोले दोबारा से दे दो। मैंने दोबारा से दे दिया। एसपी साहब से भी 2 बारी मिली हूँ मैं। आज भी मेरे बीच में तबीयत खराब हो गई थी, पीछे से एसपी साहब से मिलने गई थी। मैंने ये बोल दिया था भाई एसपी साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये वहाँ पे एसएसओ साहब भी था 21 सेक्टर के, भाई कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बताओ मैं क्या करूँ। 417 नंबर 31/8/2021 को 376 IPC के तहत 3 राजेंद्र नाम के व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करवाई थी। इन दोनों आपस में समझौता हो गया था, जिन्हें एफिडेविट लिख के दिया था। मैं अपने इस पे कोई कार्रवाई कराना चाहती, मुकदमा में कैंसिल रिपोर्ट पर दी गई। तो अब सर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं महिला के जो उठाने के लिए प्रशासन द्वारा? महिला पुलिस कर्मचारी इसको उठाने के लिए गई थी, इसने उठने से मना कर दिया। फिर मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है। जैसे भी आदेश मिलेंगे ऐसी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पानीपत में लगातार बढ़ रहा चोरों का आतंक। चोर ने रची साजिश और पानीपत के जीटी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की दीवार तोड़ चोरी करने की कोशिश करी, हालांकि वो नाकाम रही। लेकिन मसला ये हुआ कि चोर साजिश के परिणाम तक नहीं पहुंच पाया और आनन फानन में बैंक से डीवीआर लेकर फरार हो गया। चोरी की वारदात के दौरान अन्य सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुई 2 चोरों की तस्वीरें। वहीं इस घटना के तुरंत बाद बैंक मैनेजर की शिकायत पर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे एक्शन लेते हुए पुलिस सख्ती से जांच में जुट गई है। तो ये था कि रात में 2 चोर जो अंदर घुसे हैं दीवार तोड़कर, और उन्होंने कोशिश करी है कुछ, हालांकि उनको कुछ हाथ में कुछ मिला नहीं। वो इतना ही हुआ है। और तो क्या क्या लेके चोर थे? देखो जी, अभी तो तफ्तीश जारी है कि भाई क्या क्या लेकर गए हैं, पुष्टि कर रहे हैं, सामान वगैरह सब कुछ सुनिश्चित, क्योंकि छोटा मोटा आइटम बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सब चीजें तो एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा कि भाई आखिर क्या क्या लेकर गए हैं। डीवीआर ले गए? डीवीआर तो एक है, वो लेकर गए बस। बाकी कहाँ से घुसे थे सर चोर? पीछे से। वहीं अगली खबर पुंडरी से है, जहां एसएचओ ट्रैफिक रमेश कुमार कैथल पुंडरी नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मिलकर पुंडरी की मुख्य सड़कों से अतिक्रमण को हटाया। साथ ही उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि कोई भी दुकानदार सड़क पर अपनी दुकान का सामान ना रखे। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें बार बार शिकायत दी जाती है कि दुकान का सामान सड़कों तक लगा दिया जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को और वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि आपको एसएचओ ट्रैफिक ने कहा कि कोई भी दुकानदार अगर दोबारा सड़कों पर सामान रखा मिले तो हम उनका सामान उठा देंगे और साथ चालान भी करेंगे। प्रोग्राम ऐसे ही सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय कैथल श्री लोकेंद्र जी के दिशा निर्देशानुसार हम यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और साथ साथ में हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। आज हमने पुंडरी शहर का अतिक्रमण प्रदीप कुमार जई नगर पालिका के साथ मिलकर कर्मचारियों के साथ मिलकर हमने पुंडरी का अतिक्रमण हटाया है और लोगों से अपील की है भाई अपना सामान अंदर ही रखें, बाहर मत रखें, ताकि आने जाने वाले व्यक्तियों को कोई परेशानी ना हो।
वहीं बहादुरगढ़ में भी बिजली कर्मचारियों ने सब स्तर पर गेट मीटिंग कर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार से फिर से उनकी मांगों को तुरंत प्रभाव से माने जाने का आह्वान किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, वहीं समान काम समान वेतन दिया जाए, कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा भी कर्मचारियों की अन्य कई मांगे हैं जिन्हें उन्होंने सरकार से पूरा करने की मांग की है। कर्मचारियों की काफ़ी लंबित डिमांडें हैं, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रिस्क अलाउंस है, हमारे बिजली फ्री यूनिट का है और काफ़ी सारी डिमांडें हैं जो हमारे जेईओ के, और एक और समय वगैरह लगाने जा रहे हैं, घड़ियाँ वगैरह के भाई आदमी उससे बंद जाएगा तो अपने घर भी नहीं सो पाएगा। सरकार इतनी ज़्यादती करी है कर्मचारियों पर जिसकी कोई हद नहीं है। उसके विरोध स्वरूप हमारी सेंट्रल काउंसिल ने 22 तारीख को HSE वर्कर यूनियन की और 23-24 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला लिया। एक तो भाई जुड़ रहे हैं वो देखो, और टॉप यूनिट कहाँ किया चल जाएगा, बहादुरगढ़ टॉप है काम कराने में, टॉप। वहीं अगली खबर नूह से, जहां रोजकामेव में औद्योगिक क्षेत्र को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच मंगलवार तक ये समझौता हो गया। मंगलवार को जिला प्रशासन और किसान के बीच फिर से बैठक होगी। आज सुबह 9 गांव के सैकड़ों किसानों ने 8 बजे से IMT रोजकामेव पहुंचे और IMT में चल रहे काम को रुकवाने की कोशिश की गई, लेकिन इसी बीच IMT सिक्योरिटी गार्ड और किसानों के बीच झड़प हो गई। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव कराया, जिसके बाद किसान नाराज हो गए और भारी तादाद में धरना स्थल पर किसान पहुंचने लगे। साथी हमारे नेता यहाँ आगे कि ये 13 सदस्यीय कमेटी की उपायुक्त महोदय से मीटिंग हुई और ये अच्छी बात है कि उन्होंने किसान की तकलीफ को समझते हुए बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में बात की। और जो हमारी तमाम मांगे हैं, चीन की कंपनी के विरोध में जो आज यहाँ गुंडागर्दी हुई, मुकदमा दर्ज करने को लेकर के, और उसके अलावा जो 10 सूत्रीय मांगे किसानों की हैं जो समझौता सरकार के साथ हुआ था, इसी के साथ में जो एग्रीमेंट को लेकर के और बकाया राशि को लेकर के आज डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई। वहीं कुरुक्षेत्र में निजी अस्पताल के सहयोग से बने पुलिस बूथ का उद्घाटन किया गया। कुरुक्षेत्र के विश्वकर्मा चौक पर पुलिस कर्मियों की मदद के लिए बूथ बनाया गया है, जिसका उद्घाटन कुरुक्षेत्र की पुलिस कप्तान अंशु सिंगला ने किया। ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी सर्दी गर्मी बारिश में चौराहे पर अपनी ड्यूटी देना जरूरी है। ऐसे में गर्म लू के थपेड़ों और ठंडी हवा और बारिश से कुछ बचाव के लिए निजी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र ने यह प्रयास किया है, जिसके अंदर कुर्सियां, पंखा और बाथरूम इत्यादि बनाए गए हैं ताकि मूलभूत जरूरतों को पुलिस कर्मचारी की है वह यहां पर पूरी हो सके। कई और चौकों पर भी ये बनाया जाएगा। उन्होंने अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक मोबाइल ट्रैफिक पुलिस पोस्ट जो है वो हमें पुलिस को डोनेट की है। जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस कर्मी जो हैं एडवर्स कंडीशंस में काम करते हैं, कई बारी धूप, बारिश, और अगर उनके लिए कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस होंगे, और हमारे ऑनरेबल HM साहब भी हमेशा वरीड रहते हैं कि पुलिसकर्मी अच्छे कंडीशंस पे काम करें। डीजी सर है, उनकी हमें प्रेरणा है, IG साहब की प्रेरणा है, तो सबकी यही प्रेरणा रहती है कि अच्छे वर्किंग कंडीशंस हो जिससे कि वर्क आउटपुट मैक्सिमम हो। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।